कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 1947 की मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है, जिसके तहत इंडिया को मजीद डिवाइड कर दिया जाएगा। यह कहना है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का। मोदी एक मरतबा फिर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग वाला था या हिंदुओं को भड़काने वाली पार्टी बीजेपी का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग वाला था? मुस्लिम लीग जो एक तरफ यहां मुसलमानों के जज्बात को भड़काती रही, दूसरी तरफ बीजेपी जो हिंदुओं के जज्बात को भड़काती रही। असल में ये पार्टनर इन क्राइम रहे हैं अंग्रेजों के दौर में। असल में अंग्रेजों को किस तरह ये सपोर्ट फराहम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का और मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो भी क्यों एक था, प्रोग्राम भी क्यों एक था, इनका मंशूर भी क्यों एक था, ये आज हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है कि रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। सब कॉन्टिनेंट के डायलीमा है बहुत बड़ा कि यहां पर ना पाकिस्तान में सही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और ना इंडिया में सही हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इंडिया में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू राइट्स की चैंपियन कहती है और पाकिस्तान में ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग, चाहे वो सिविल एतबार से आए या फिर डिक्टेटर्स की हमायत से आई हो, अयूब खान या बाद में जनरल जिया, मुशर्रफ, जिस भी सूरत में आई हो, वो यहाँ पर क्लेम करती है कि हम यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में हिस्टोरिकली मुस्लिम राइट्स की पार्टी रहे हैं। असल में ना मुस्लिम लीग मुस्लिम राइट की पार्टी रही है, ना भारतीय जनता पार्टी हिंदू राइट की पार्टी रही है। ये पार्टनर इन क्राइम रहे हैं, दोनों तरफ से जज्बात को भड़काना। सबसे पहले दोनों पार्टीज के अंदर सिमिलरिटी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ पार्टी का नया नाम है, और जनसंघ पार्टी यानी हिंदू महासभा से निकली पार्टी। अब ये हिंदू महासभा क्या थी? हिंदू महासभा 1915 में बनाई गई थी, जिसके फाउंडर मदन मोहन मालवीय थे। एक हिंदू सेक्टेरियन पार्टी, सिर्फ हिंदू राइट्स की बात करने वाली एंटी मुस्लिम पार्टी नारों की हद तक। और फिर इसमें जो अहम लीडर्स शामिल रहे हिंदू महासभा में, इसमें धर्माधर सावरकर का नाम है, जिन्होंने असल में टू नेशन थ्योरी कॉइन करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। यानी सावरकर ने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1922 में, और उसके बाद फिर इस किताब को रीटाइटल किया गया था 1928 में, हिंदुत्व हु इज हिंदू। ये 1928 में थी। अभी जेन में रहे कि मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन नहीं आई अलहदा होने की, अलग होने की इंडियन यूनियन से, कि 1928 में ही सावरकर ये किताब लिखते हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर वो कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट यानी उस वक्त का इंडिया, यहाँ पर ये वही रह सकता है कि जो इसको अपनी फादरलैंड माने, जो इसके कल्चर को अपनाए। बाकी कोई भी कौम, और सावरकर वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि ख़ास तौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मजहबी मुकामात जो मुकद्दस मुकामात हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो यूं सावरकर ने टू नेशन थ्योरी कॉइन की, और ये सावरकर हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर रहे, सदर भी बने 1937 में। फिर एक और बड़ा लीडर हिंदू महासभा का बड़ा नाम जो आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभाई थे, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की बुनियाद रखी 1951 में, और भारतीय जनसंघ फिर यानी भारतीय जनता पार्टी। अब इसका क्या ताल्लुक रहा मुस्लिम लीग से? हिंदू महासभाइयों का क्या ताल्लुक रहा मुस्लिम लीग से? यह खेल शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में जब होती है, और कांग्रेस पार्टी रिजाइन करती है। मुख्तलिफ स्टेट्स में, मुख्तलिफ सूबों में जो उसकी हुकूमत कायम होती है, ख़ास तौर पर 1937 के इलेक्शन के बाद, जिस तरह मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सीपी, यूपी, इन इलाकों में कांग्रेस की हुकूमत, रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत कायम होती है कि अक्टूबर 1937 में जो ब्रिटिश वायसराय है लिन लिथगो, ये ऐलान कर देते हैं कि इंडिया भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह इंग्लैंड के साथ, ब्रिटिश के साथ शामिल है। तो इस पर फिर कांग्रेस पार्टी एजिटेट करती है और एहतजाजन मुस्ताफी हो जाती है 1930। जब ये जैसे ये ऐलान किया जाता है 1939 में जंग का, 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, इस ऐलान के साथ ही 1939 के कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। अब ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अंग्रेजों के लिए एक बड़ी पार्टी इस तरह इस्तीफा देकर सिस्टम से बाहर आ गई है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब यहां पर दो पार्टीज
ब्रिटिश को अपनी सपोर्ट फराहम करती हैं। वो दो पार्टीज कौन सी थी? एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और दूसरी हिंदू महासभा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज़े तौर पर यानी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के लेखकों के साथ बाकायदा कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है कि किस तरह जंग में सपोर्ट फराहम की जा सकती है ब्रिटिश को, और इसी तरह सावरकर ऐलानिया तौर पर ब्रिटिश की हमायत में यहाँ से इंडियंस को फौज में भर्ती करने की तहरीक चलाते हैं और ये नारा देते हैं कि स्टिक टू योर पोस्ट्स, यानी हिंदू महासभाई स्टिक टू योर पोस्ट्स, अपना काम करते रहें, बिल्कुल अंग्रेज के खिलाफ एहतजाज ना करें। और फिर ये दोनों जमातें हिंदू महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये 3 स्टेट्स में इत्तेहादी हुकूमत बनाती हैं। जी हाँ, कोलेशन गवर्नमेंट बनाती हैं, बंगाल में, उस वक्त के NWFP में और सिंध में। अब इन तीनों सूबों में आप देखें, सबसे पहले बंगाल में अगर हम देखें तो यहाँ फजल हक की गवर्नमेंट है, कृषक प्रजा पार्टी। अब कृषक प्रजा पार्टी जो है ये पीजेंट्स की, बंगाल के टेनेंट्स की, बंगाल के किसानों की पार्टी, हकूक की, राइट्स की एक पार्टी है जो इलेक्शन जीतने के बाद 1937 में मुस्लिम लीग से इत्तेहाद करती है, कोलिशन बनाती है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ इसका मामला ज़्यादा चलता नहीं। तो इसके बाद फिर इस पार्टी को यानी फजल हक की इस पार्टी में शामिल होती है हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा फजल हक को बंगाल का चीफ मिनिस्टर रखने के लिए, जिसको उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, मुकम्मल तौर पर अपनी इत्तेहाद फराहम करती है। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, यानी हिंदू महासभा सभा का आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनता है फजल हक की गवर्नमेंट में 1941 से 1942 तक। अब ये फजल हक कौन थे? ये फजल हक वही थे जिन्होंने मार्च 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन है, जिसमें बात की गई थी कि इंडिया की यूनियन के अंदर मुसलमानों के लिए अलग इलाके होने चाहिए, जो ये इलाके पंजाब के हैं, सिंध के हैं या बंगाल के हैं, इनको अलग कर दिया जाए। ये फजल हक तजवीज़ पेश करते, फजल हक रेजोल्यूशन पेश करते हैं मार्च 1940 में। इस फजल हक की गवर्नमेंट के साथ ये हिंदू महासभा के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी फजल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद सिंध की हम मिसाल देखें, सिंध के अंदर बाकायदा तौर पर हिंदू महासभा सपोर्ट फराहम करती है सिंध के चीफ मिनिस्टर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को, जो मुस्लिम लीग की मदद से चीफ मिनिस्टर बनते हैं सिंध के। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जब चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के दौर में जो हिंदू महासभा पार्टी है ये वहाँ पर गवर्नमेंट में आती है, और डॉक्टर हमनदास वधवानी ये हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं सिंध गवर्नमेंट के, हिंदू महासभाई। और फिर जिन्ना के साथ इनकी कई मुलाकातें होती हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश को सपोर्ट फराहम की जाए सेकेंड वर्ल्ड वार में। और ये सिंध असेंबली वही है जहां 3 मार्च 1943 को लाहौर रेजोल्यूशन के हक में, यानी इंडिया को डिवाइड करने के हक में करारदाद पेश होती है, जिसको 24 लोग हमायत करते हैं और 3 मुखालफत करते हैं। उस वक्त सिंध असेंबली में हिंदू महासभाई मौजूद थे। हिंदू महासभाइयों ने बेशक इस सिंध असेंबली की जो 1943 की करारदाद है, जो लाहौर रेजोल्यूशन की को एंडोर्स करती है, इसमें साथ नहीं दिया, लेकिन हुकूमत में बरकरार रहे। यानी हिंदू महासभाई इस सिंध हुकूमत में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की मुस्लिम लीग की हुकूमत में बिल्कुल साथ देते रहे। और फिर तीसरी मिसाल NWFP, जहां वैसे तो 1937 में प्रो कांग्रेस पार्टी, प्रो कांग्रेस जो अब्दुल जब्बार खान है, ये वहां चीफ मिनिस्टर बनते हैं NWFP के, लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1939 के बाद ये कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देती है, तो नवंबर 1939 में जो अब्दुल जब्बार खान है, जिन्हें डॉक्टर खान साहब भी कहा जाता है, ये भी इस्तीफा दे देते हैं। अब यहाँ पर भी NWFP में जो औरंगजेब खान है मुस्लिम लीग के, वो हुकूमत बनाते हैं और 1943 में, और इनको भी हिंदू महासभा सपोर्ट फराहम करती है, हिंदू महासभा हुकूमत का हिस्सा बनती है। यानी मेहर चंद खन्ना ये फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं NWFP में, मुस्लिम लीग की हुकूमत के मेहर चंद खन्ना हिंदू महासभाई फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। तो ये ताल्लुक रहा है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का। चूंकि दोनों जमातें सेक्टेरियन थी, दोनों जमातों के पास वाज़े तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ के लोगों की पॉवर्टी ख़त्म करने का, यहाँ की जो रियल इश्यूज थे एम्प्लॉयमेंट के, एग्रेरियन, किसानों के, लेबर्स के, पिजेंट्री क्लास के इश्यूज को ख़त्म करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना ये करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों जमातों की एक
बहुत बड़ी सिमिलरिटी भी ये थी हिंदू महासभा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। दोनों ही अपर कास्ट, अपर क्लास रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी। जैसे हिंदू महासभा जो हिंदुओं की एलीट थी, हिंदुओं की अपर जो क्लासेस हैं, अमीर लोग हैं, जो सरमायादार, जागीरदार, ठाकुर, ब्राह्मण, इनकी हमायत याफ्ता थी। और दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, इसके पास भी सपोर्ट मुसलमान जागीरदारों की थी, अशराफ की थी, एलीट की थी। दोनों यानी एलीट की रिप्रेजेंटेटिव जमातें थी। सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सेंटीमेंट्स को भड़काती थी, वरना ये जिस तरह मैंने आपको बताया पार्टनर इन क्राइम रही हैं बिल्कुल अंग्रेजों के साथ मिलकर, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इसको वीक करने की। और ब्रिटिश पर जो सबसे मुश्किल टाइम आया था, यानी ब्रिटिश पर अपनी हिस्ट्री में जो 1857 से लेकर 1947 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, 1939 से लेकर 1945 तक, ये सबसे मुश्किल टाइम था जो ब्रिटिश पर आया था। और फिर इस दौरान 1942 में चूंकि कांग्रेस की क्विट इंडिया मूवमेंट भी चली थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट को भी वीक करने के लिए जिस तरह हिंदू महासभाइयों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इत्तेहाद रखा, बिल्कुल ब्रिटिश के साथ खड़े रहे, ये भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो यूथ है, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, इनको चूंकि सही हिस्ट्री बताई नहीं जाती, सही हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, वरना ये मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं की बात करने वाली, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तबकात की बात करने वाली हिंदू महासभा हो या मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को भड़काने वाली मुस्लिम लीग हो, असल में दोनों ही इत्तेहादी रहे, दोनों ही अंग्रेजों को सपोर्ट फराहम करते रहे। दोनों का मैनिफेस्टो एक सा था कि एलीट के ही सिर्फ इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। तो आज जिस तरह मोदी ये भड़काने के लिए, हिंदू वोटर्स के सेंटीमेंट्स को भड़काने के लिए ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 1947 वाला ही है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि उनकी जो बीजेपी, जो अपनी पार्टी जिसको पहले भारतीय जनसंघ कहा जाता था और उससे पहले हिंदू महासभा, ये असल में खुद मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद में थे, क्योंकि दोनों जमातें प्रो ब्रिटिश थी, प्रो एलीट थी, एंटी मासिस थी, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं था। तो इस वाले से ये चूंकि एक डिबेट चल रही है, एक इशू चल रहा है, तो इस पर हमने कहा कि रीथिंक के प्लेटफॉर्म से भी बात रखना ज़रूरी है, फैक्ट्स को, हिस्टोरिकल एविडेंसेस को आपके सामने रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के इस रोमांस के हवाले से किया गया ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।